नमस्कार दोस्तों, एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा वीडियो जो अभी चल रहा है वह आपके बीएड 2024-26 के एंट्रेंस की तैयारी पर हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह हिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिस पर कि हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिस्ट्री से, उस पर हम लोग अभी चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी जो हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अर्थात द सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कहाँ से हम लोगों को जो हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में पता चला, उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो हैं उसमें है कि पुराने टीलों के क्रमिक स्तरों की खुदाई से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण होता है। पुराने टीलों के क्रमिक स्तरों की खुदाई से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। दूसरा है कि मुख्य पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, अर्थात कहाँ कहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। तो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, भंडार होते हैं, खंडहर होते हैं, औजार होते हैं, बर्तन होते हैं, शिलालेख होते हैं, मुहर, मूर्ति, चित्रकला, स्थापत्य कला तथा मृदा भांड इत्यादि, ये सभी चीज़ें जो हैं कि हमें पुरातात्विक के रूप से प्राप्त होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि उस एज में अर्थात उस युग में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था इसका पता चलता है। नेक्स्ट है कि इतिहास अध्ययन के सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या हैं। इतिहास अध्ययन के सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या हैं? तो उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। उसके बाद है कि जीवाश्मों का कला निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों का कला निर्धारण कैसे किया जाता है? तो वह है रेडियो कार्बन अर्थात C14 विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य, पृथ्वी आदि का काल निर्धारण कैसे होता है? तो उसे हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि से प्राप्त करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यूरेनियम डेटिंग विधि से क्या करते हैं? तो सूर्य, पृथ्वी आदि की जो उनकी अवधि है, लंबाई है, उम्र है, उसकी पता करते हैं कि कितने उम्र का सूर्य है या धरती, पृथ्वी इत्यादि का जो कि काल है या कितने दिनों का है, उससे हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि से पता करते हैं। नेक्स्ट है कि शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं? तो शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को हम लोग जो है कि एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी। नेक्स्ट है कि अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलियोग्राफी कहलाती है, पेलियोग्राफी हम लोग कहते हैं। उसके बाद भारत में प्राप्त आरंभिक अभिलेख, भारत में सबसे पहली प्रारंभिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वह है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो अभी तक हम लोगों को अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि भारत में अभी तक पढ़े गए प्राचीनतम शिलालेख में से सबसे पुरानी कौन सी है? तो अशोक अर्थात मौर्य सम्राट के जो उस काल में जो शिलालेख थे उसको हम लोगों ने अभी तक पढ़ करके उसके यहाँ की जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद है कि अशोक के अभिलेख की प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो उसे हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। उसके बाद है कि अशोक के शिलालेख की लिपि 4 भाषाओं में पाई जाती है। अशोक के शिलालेख की लिपि 4 भाषाओं में पाई जाती है। पहली लिपि को हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, दूसरे को खरोष्टी विधि कहते हैं, तीसरे को ग्रीक लिपि और चौथों को है कि अरमाइका विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अशोक के काल में जो भाषाएं चलती थी वह कौन कौन सी? तो 4 भाषाएं थी, आपने देख लिया। ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, ग्रीक लिपि तथा अरमाइका लिपि थी। उसके बाद है कि मानसेरा और शाहबाजी गढ़ी बृहद शिलालेख में कौन सी लिपि है? तो उसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि साने कुना अर्थात कंधार लघु शिलालेख की लिपि हमें जो प्राप्त हुई है वह किस में है? तो वह आपको ग्रीक और अरमाइका लिपि में है। साने कुता अर्थात कंधार लघु अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुई? तो ग्रीक और अरमाइका लिपि में हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कलकत्ता के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने द्विलिपि के आधार पर प्राप्त किया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो है 1937 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कलकत्ता के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने द्विलिपि के आधार पर पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो वह कहाँ पर है? तो 1973 में है। इसको सबसे पहले पढ़ने की सफलता प्राप्त हुई थी।
उसके बाद है कि सबसे पुरानी अभिलेख कौन सी प्राप्त हुई है, तो सबसे पुरानी अभिलेख सिंधु सभ्यता की मोहरों से हमें प्राप्त हुई। सबसे पुरानी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई, तो सिंधु सभ्यता के अभिलेखों से प्राप्त हुई। चलिए अब उसके बाद मौर्य सम्राट के अभिलेखों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि मौर्य सम्राट में जो अभिलेख मिले थे उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है कि अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है कि 14 बृहद शिलालेख, 13+1 कलिंग का पृथक शिलालेख है। नंबर 2 है कि लघु शिलालेख अर्थात मध्यम स्तर का जो है, ऊपर तो बृहद था, या 2 नंबर में लघु शिलालेख जो कि लगभग 40 स्थानों पर मिले हैं। और तीसरा जो है स्तंभ लेख जो कि 7 है, जिसमें से 6 अभी हम लोग को मिले हैं, एक अभी नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो अशोक सम्राट अशोक जो थे उनके द्वारा प्राप्त अभिलेखों की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं कि सारनाथ स्तंभ लेख में अशोक चक्र लिया गया है। सारनाथ अशोक स्तंभ जो है उसके लिए जो चक्र लिए गए हैं उसमें 24 आरियाँ हैं, अर्थात जो हम लोग अपने तिरंगा में भी जो देखते हैं वह प्रश्न पूछता है कि उसमें कितनी धारियाँ हैं, तो आपको उसमें याद रखना चाहिए कि उसमें जो धारियाँ हैं वह 24 है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है इसमें धारियाँ कितनी हैं, तो 24 है। उसके बाद है कि अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की परंपरा शुरू की थी। आपसे प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी, तो अशोक ने शुरू की थी। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा आख्यामानी साम्राज्य अर्थात फारस और ईरान से मिली थी। अर्थात प्रश्न यह बनता है कि अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो आख्यामानी साम्राज्य अर्थात फारस और ईरान से उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि शिलालेख कैसे लिखा जाना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न यह बनता है कि रूमीदेई लघु स्तंभ लेख सबसे छोटा है जिसमें प्राचीनतम भू राजस्व का प्रमाण है। यह कितना है, 1/6 से घटा करके 1/8 अशोक ने कर दिया था। रुई स्तंभ लेख जो है उसको इन्होंने 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था, जिससे क्या है कि उसको लिखने में आसानी होती है, इसलिए इसको घटा करके छोटा अशोक ने कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1970 में सर्वप्रथम टी फेंथरल ने दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ का पता लगाया था। 1750 में सर्वप्रथम टी फेंथरल ने दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ का पता लगाया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में और कुछ जानकारियाँ हैं। तो अशोक ने 14 शिलालेखों के विषय में बताया है। अशोक ने 14 शिलालेखों के बारे में बताया है, जिसमें है कि भारतीय इतिहास के अशोक पहला शासक था जिसने हस्तलिखित एवं मौलिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या है, आपसे प्रश्न पूछता है ऐसे कौन महान पुरुष हुए हैं जिनके हस्तलिखित या मौलिक अभिलेख हमें प्राप्त हुए, तो वह है अशोक। इसमें अशोक के 14 अभिलेख अर्थात रॉक इफेक्ट की एक माला शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कलसी, गिरनार, सुपरा, धौली, जोड़ल, येरगुटी से प्राप्त हुई है। इनमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य अर्थात मौर्य एम्परर के बृहत प्रकाश डाला गया है। जो आपको आप देख रहे हैं ऊपर में 14 जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसकी यहाँ पर एक एक करके चर्चा की गई है। आप इसे धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। ये 14 शिलालेख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्या कहा गया है इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे जो हमारा प्रश्न यह बनता है कि बोगजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से देवता हैं, तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य यानी कि अश्वनी कुमार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे, किसके द्वारा किया गया था, तो हिंद यूनानियों के द्वारा। उसके बाद है कि पहली बार सोने की सिक्का कब चलाई गई थी, तो हिंद यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बोरोबुदुर स्तूप स्थित है कहाँ पर, तो जावा में। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर जो है कि कंबोडिया के विष्णु मंदिर में स्थित है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और कुछ हमारे पास प्रश्न है, आपकी तैयारी को लेकर के ध्यान से देखिएगा। प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण शैली कौन कौन सी है, नागर शैली में कौन सी मंदिर है, तो इस शैली का प्रयोग उत्तर भारत में हुआ है, नागर शैली का। उसके बाद द्रविड़ शैली का जो प्रयोग है दक्षिण भारत में किया गया है,
और बेसर शैली का उपयोग जो है कि दक्षिणापद के कुछ मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया है और इस शैली की बेसर शैली कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, बेसर शैली किसे कहा जाता है? दक्षिणापद के कुछ मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया और इस शैली को बेसर शैली कहा जाता है। चलिए अब कुछ और बातें हैं अशोक की जो शिलालेख है उसको अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए उसके बारे में। तो सबसे पहला अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ था हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिला है? कलिंग राजा खारवेल के यहाँ मिला था। दूसरा है कि नासिक गुहा लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सातवाहन शासक गोमती पुत्र सातकर्णी के यहाँ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख अर्थात रचयिता हरिसेन कौन थे? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में थे। उसका मंदसौर अभिलेख जो हमें जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है तो हम मालवा नरेश यशोवर्मन के तत्वाधान से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत पाली भाषा में लिखी गई है। सौराष्ट्र नरेश रुद्रदामन के बारे में लिखा गया है। छठा है कि अलोह अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन II के समय से प्राप्त हुई है। सातवां है कि ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आठवां है कि बांसखेड़ा अर्थात मधुबन अभिलेख सम्राट हर्षवर्धन के विषय में प्राप्त हुआ है। नवां है देवपाड़ा अभिलेख, यह बंगाल के शासक विजय सेन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और गरुड़ स्तंभ लेख जो है विदाशा हेलियोडोरस अर्थात 2वीं शताब्दी के भागवत धर्म के विकार को प्राप्त हुआ है। तो ये सभी आपने देखा कि अशोक के जो साहित्य प्रेम का एक उदाहरण है जिससे कि हमें प्राप्त हुआ। अगला है वैदिक साहित्य एक नज़र में और जो है कुछ थोड़ा वह भी देखते चलिए क्या है। तो वैदिक साहित्य के बारे में है वह अशोक से अलग हट करके वैदिक साहित्य में कौन कौन से हैं? तो वेद में हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ये सभी हमारे पुराने साहित्य हैं। उसके बाद है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, आप देख रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद है कि सबसे पुराना वेद कौन है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा कि सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। संभवतः 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई थी। उसके बाद है कि ऋग्वेद में की पहली रचयिता की महिला रचयिता अर्थात जिसने इसे महिलाओं ने भी लिखा है कौन थे? तो घोषा है, अपोला, विश्वतारा, लोपामुद्रा और साची, ये इन्होंने ऋग्वेद को लिखा था, ये सभी महिलाएं थीं। उसके बाद है कि सामवेद के बारे में क्या कहा जाता है? सामवेद, आपसे प्रश्न बनता है कि सामवेद में हम क्या अध्ययन करते हैं? तो सामवेद में हम संगीत विद्या के विकास का इतिहास पढ़ते हैं। यजुर्वेद में हम क्या पढ़ते हैं? तो यजुर्वेद में हम लोग यज्ञ संबंधी विधानों का इतिहास पढ़ते हैं। उसके बाद है अथर्ववेद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो ब्रह्म ज्ञान, आत्मा की जानकारी, कर्मकांड के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्मकांडीय ग्रंथ है। यह शतपथ ब्राह्मण भारतीय इतिहास का ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कर्मकांडीय ग्रंथ है और शतपथ ब्राह्मण भारतीय इतिहास के ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें वैदिक काल को भी जानने का मौका हमें प्राप्त होता है। उसके बाद उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में बताया गया कि उपनिषद दार्शनिक प्रश्नों, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष आदि का विवरण देने के वाले ग्रंथ को ही हम लोग उपनिषद कहते हैं और इसकी संख्या 108 है तथा कर्मकांड के प्रति प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद है वेदांग क्या है? तो वेदांग 6 हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद है ऋग्वेद की 3री मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। आपसे प्रश्न पूछता है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में है। और कहाँ है? तो 3रे मंडल में, और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की हुई है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल नवीनतम तथा दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, जिसमें कि पारिवारिक मंडल भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न बनता है ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल जो है नवीनतम तथा दूसरा और 7वां जो है कि सबसे प्राचीन है, जिसे कि पारिवारिक मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में 9 मंडल में से सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में 9 मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि निरुक्त को
वैदिक ज्ञान भंडार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। निरुक्त को वैदिक ज्ञान भंडार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि शिक्षा के वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण करने में मदद मिलती है। शिक्षा के वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण करने में मदद मिलती है। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्रोत सूत्र में ज्यामिति की शुरुआत होती है। स्रोत सूत्र में ज्यामिति की शुरुआत होती है। सुल्ब सूत्र में रेखा गणित की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखा गणित का प्रूफ कहाँ मिलता है, तो उसको सुल्ब सूत्र कहा जाता है। उसके बाद है वेदों में उपवेद। वेदों के उपवेद भी हैं। उपवेद मतलब उसके असिस्टेंट जिसको कहते हैं उसका कहते हैं। वेदों के अलावे चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। ऋग्वेद आयुर्वेद को ऋग्वेद के उपवेद हैं, जिसमें शल्य और विष चिकित्सा के बारे में पढ़ाई जाती है, अर्थात इसके रचयिता जो है प्रजापति है आयुर्वेद की। दूसरी बात है गंधर्व वेद, जो कि सामवेद का एक प्रकार से समझिए कि उपवेद है, जिसमें नृत्य और संगीत की जानकारी दी जाती है, जिसके रचयिता नारद देव हैं। और धनुर्वेद को अजुर्वेद भी कहा जाता है। युद्ध संबंधी जानकारी अर्थात इसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। और लास्ट है शिल्प वेद, जिसे कि अथर्ववेद भी इसके उपवेद में होते हैं, जिसका निर्माण रचयिता विश्वकर्मा जी हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, जिससे कि राजाभिषेक के नियम निम्नलिखित हैं, उसको किसने लिखा है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ने लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें कि राज्याभिषेक के नियम उल्लेखनीय है, उसको किसने लिखा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है किसे, तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी कैसे मिलती है, तो विष्णु पुराण से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि वायु पुराण की जानकारी हमें प्राप्त होती है कहाँ, तो वायु पुराण की जानकारी गुप्त राजवंश के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद है कि सातवाहनों के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो सातवाहनों के बारे में जानकारी हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। अब कुछ और भी मुख्य बातें हैं। ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी तक तथा प्रमुख संवत है, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण VVI प्रश्न बनते हैं। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्वी पूर्व किसे कहते हैं, BC, इंग्लिश में से BC कहते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म वाले जो युग है उसे हम लोग BC अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले युग को कहा जाता है। AD का मतलब होता है ईसा मसीह के बाद वाले जो जन्म का युग है, जिससे कि आज हम लोग क्या है कि AD के युग में जी रहे हैं। उसके बाद BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD आप समझते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस साल उनका जन्म हुआ था उसको AD कहा था, अन्नो डोमिनी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में हुई, 78 ईस्वी में हुई, माफ़ करिएगा 78 ईस्वी में हुई थी। विक्रम संवत कब से आरंभ हुई थी, तो 57 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुई थी। गुप्त संवत कब शुरू हुई, तो 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुई थी। उसके बाद हिजरी संवत कब शुरू हुई, तो हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी से शुरू होती है। और इलाही संवत कब शुरू होते हैं, तो 1583 ईस्वी से यह शुरू होती है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते चलिए। लास्ट का मुख्य बिंदु और है कि स्मृति ग्रंथ, जिसको कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है, इसके रचयिता कौन है, मनुस्मृति जी हैं। और उसके बाद है सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से, तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। तथा चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, तो वह था विप्लोपनिषद में कहा गया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आपको इतिहास के पहले चैप्टर का हम लोगों ने चर्चा किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव दें। अगले एपिसोड में फिर हम हिस्ट्री के अगले चैप्टर को लेकर के उपस्थित होंगे, जैसा कि मैंने अपने सिलेबस में आपको बताया हुआ है। आप सिलेबस जा कर के देख लीजिए इसके पहले वाले वीडियो में कि कौन कौन से मुख्य बिंदु आपकी बीएड के, बिहार बीएड तथा झारखंड बीएड एवं DLED की तैयारी के लिए उपयोगी है, और उसी हिसाब से आप तैयारी को करते चलें। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जो भी आपको अपनी कमियां हो अपने पढ़ाई संबंधित हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दें। उम्मीद करता हूं कि मैं आपका
जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपने हमारे साथ इतना समय दिया, हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।